Hello and welcome everyone. I am S.K. Nigam, your chemistry teacher, and in today's session we would be learning some concepts of chapter number 4 of NCERT chemistry, that is chemical kinetics. So in today's session we will consider the half-life period for zero order reaction and first order reaction, as well as we will also consider the pseudo first order reaction. Along with these two topics we will also consider the solved examples of NCERT. So let's begin. पहला टॉपिक हमारा है हाफ लाइफ पीरियड. ओके, हाफ लाइफ पीरियड. राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, थोड़ा समझ लीजिएगा. तो हाफ लाइफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ है क्या? हाफ लाइफ का मतलब है कि किसी भी चीज़ की जो लाइफ है वो आधी कब होगी. इसका मतलब है कि जैसे कोई एक रिएक्टेंट है तो वो अपने ओरिजिनल अमाउंट का हाफ कब होगा. अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं कि कोई एक कंपाउंड है जो 10 ग्राम का था, तो वो कितने टाइम के बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम इट गेट रिड्यूस टू 5 ग्राम, मतलब अपने इनिशियल अमाउंट का ये 5 ग्राम कब बचेगा. इस टाइम को हम हाफ लाइफ पीरियड का नाम देते हैं. इसलिए इसकी डेफिनेशन होगी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसनट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसनट्रेशन. इनिशियली जितना उसका कंसनट्रेशन था उसका हाफ वो कब हो जाएगा, इस टाइम को हम हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं. क्लियर? तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन. ओके, जैसे मान लेते हैं कि 10 ग्राम का जो ये कंपाउंड था, कोई एक कंपाउंड जो 5 ग्राम का हो रहा है, मान लेते हैं इसको ये 1 घंटे लगते हैं, 1 आवर लगता है इसको ये काम होने में. तो 1 घंटा इसका हाफ लाइफ पीरियड हुआ. अब उसके अगले 1 घंटे के बाद अब ये कितना हो जाएगा, 2.5 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. फिर उसके 1 आवर के बाद ये उसका हाफ हो जाएगा, 1/25 ग्राम हो जाएगा. मतलब जो जितना था उसका हाफ होता चला जाएगा. ये होता है हाफ लाइफ पीरियड. क्लियर? तो ये इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था. अब इसी हाफ लाइफ पीरियड को हम अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से समझेंगे, क्योंकि हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला डिफरेंट है. तो हम पहले समझेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा. तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ी है. आपको मैं आई सेक्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा. तो इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालना होगा तो पहले हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है. तो K इज इक्वल टू होती है R0 माइनस R अपॉन T. ये सब आपके NCERT में बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं आपसे इसको शेयर करूँगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. अब अगर T इज़ इक्वल टू T1/2 है तभी तो हाफ लाइफ पीरियड होगा. हाफ लाइफ पीरियड को हम T1/2 से लिखते हैं, ये मैं बताना आपको भूल गया. इसको हम T1/2 से लिखते हैं. तो इसका मतलब है कि जो फाइनल कंसनट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो क्या हो जाएगी, इनिशियल की आधी ही तो होगी. अभी थोड़ी देर पहले ये तो हम समझ रहे थे. अब ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए. तो K इज इक्वल टू हो जाएगा R0 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस R की जगह पे आप क्या रखेंगे, R0/2 अपॉन T1/2. इसके बाद T को हम इस साइड भेज देंगे. 1/2 इज इक्वल टू R0 माइनस R0/2 डिवाइड बाई K. ओके, अब इस इक्वेशन में देखिए ये R0 माइनस R0/2 होगा. तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, T1/2 इज इक्वल टू R0/2 इंटू K. तो ये जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी हाफ लाइफ ऑफ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का है. T1/2 इज इक्वल टू R0/2K. अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की. तो ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे सिलेबस में है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है K इज इक्वल टू 2.303/T log R0 अपॉन R0 या R0 जो भी आप बोलना चाहें. अगेन अगर T 1/2 है मतलब हाफ लाइफ पीरियड है तो R क्या हो जाएगा, R0/2 होगा कि नहीं होगा, R इज इक्वल टू R0/2. यानी कि अब ये वैल्यूज़ को इसमें पुट करिए. तो K इज इक्वल टू हुआ 2.303 अपॉन T1/2 log R0 तो R0 ही रहेगा, R कन्वर्ट हो जाएगा आपका R0/2 में. तो ये 2 ऊपर जाएगा, R0 कैंसिल आउट हो जाएगा. T1/2 को आप इधर भेज दीजिए. तो T1/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K और यहाँ बचा log 2. log 2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ. log 2 की वैल्यू होती है 0.3010. इसको सॉल्व करिए. सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन K.
ये जो इक्वेशन है ये आपकी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये थी ज़ीरो ऑर्डर की और ये है फर्स्ट ऑर्डर की। इन दोनों में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि इसमें आप देख रहे हो 2 कांस्टेंट के कांस्टेंट पर R0 एक इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, जबकि इस इक्वेशन में मतलब फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ इक्वेशन में फॉर्मूले में आपको R0 टर्म नहीं मिल रहा है। इट मीन्स कि हाफ लाइफ ऑफ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वेयर एज हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या होती है? ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में कोई एक रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए। ओके, फिर उसके बाद हमने उसका डेरिवेशन किया, ज़ीरो ऑर्डर का अपना अलग आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का अपना अलग आ रहा है, उसके लिए हमने उसकी अपनी पर्टिकुलर के की वैल्यूज़ ली हुई है, के की फॉर्मूला लिया हुआ है, देन उसको हमने सॉल्व करके दोनों की इक्वेशन फ्रेम कर ली, दोनों का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, देखिए पहला एग्जाम्पल 4.7 इज़ वेरी सिंपल। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। सीधे आपने T1/2 का फॉर्मूला लगाया और के की वैल्यू पुट कर दी और आपने इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं 4.8। थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी तो नहीं कहेंगे पर थोड़ा सा इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है और ये वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं, इस बार भी आया था इसलिए ध्यान दीजिएगा। शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ये कह रहा है आपको ये शो करना है कि जो टाइम पीरियड 99.9% रिएक्शन के कंप्लीशन में लग रहा है वो हाफ लाइफ पीरियड का 10 टाइम है। ओके, तो चाहे तो आप इस बुक के हिसाब से जैसा दिया है आप वैसे सॉल्व करिए और चाहे तो जैसा मैं करने जा रहा हूँ आप उसके हिसाब से सॉल्व करिए। तो हमें सीधे आपको पहले तो इक्वेशन ही लिख लेनी है। k इज इक्वल टू 2.303/t log R0 अपॉन R, ये हमारा फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब k इज इक्वल टू, अगर हम इसको मैं t के रिस्पेक्ट में लिखूंगा क्योंकि हमसे टाइम पूछा हुआ है, तो t 99.9 इज इक्वल टू, क्योंकि आपसे 99.9% कंप्लीशन की बात कही गई क्वेश्चन में, तो 2.303/k log। अब जब भी कोई परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि परसेंटेज के क्वेश्चन में आप 100 मान लो इनिशियल को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन 100। अब फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 99.9% रिएक्टेंट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है, तो यानी कि 100 में से 99.9 कन्वर्ट हो गया, तो कितना बचा माइनस कर दीजिए आप, 0.1 बचा। अब 0.1 को चाहे आप 0.1 करके यहाँ लिख लीजिए, चाहे 10 पर -1 करके लिख लीजिए। डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो टर्म और बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2.303/k log 10⁻³ आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। देन t 99.9 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2.303/k। अब ये log m⁻n है, इसके लिए मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। मेरा वीडियो log एंटी-लॉग निकालने का उसमें मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। पावर टर्म आगे आ जाएगी 3 log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1, ये भी मैंने उस वीडियो में आपको समझाया हुआ है। तो ये हो जाएगा t 99.9 इज इक्वल टू 2.303/k इंटू 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 मीन्स 3। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 909.6, मतलब मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करते हुए चल रहा हूँ, अपॉन k। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल 1, ठीक है। अब हमें पता है हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T1/2 इज इक्वल टू 0.693/k होता है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप इक्वेशन 1 को ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 करेंगे, तो t 99.9 ये इक्वेशन 1 थी, अपॉन t 1/2 इक्वेशन नंबर 2 है, इज इक्वल टू 6.909/k, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड है, और 0.693/k ये आपके इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड है। k कैंसिल हुआ, इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 10 टाइम आएगा, यानी आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको यहाँ मिल गया, 10 टाइम्स ऑफ T1/2। यही आपसे प्रूव करने को कहा गया था कि 99.9% कंप्लीशन जो है वो 10 टाइम्स में हो रहा है हाफ लाइफ पीरियड की, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो गया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज़ स्यूडो
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले तो आपको जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले उस टॉपिक का मतलब हमें पता होना चाहिए। स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो मतलब होता है कि कोई चीज़ जो फॉल्स हो, फॉल्स चीज़ को हम स्यूडो बोलते हैं। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऐसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो एक्चुअली फॉल्स है, जो एक्चुअली करेक्ट नहीं है, ठीक है। और ये कब होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मान लेते हैं कि आपको शरबत बनाना है, ठीक है। शरबत बनाना है जिसमें आपको दो चीज़ चाहिए, वाटर एंड शुगर। इन दोनों से मिलके आपका बनता है शुगर सॉल्यूशन, शुगर सिरप। क्लियर? तो अभी तो रेट तो दोनों पे डिपेंड करेगी, जितना वाटर है उसी के हिसाब से शुगर की हमें रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपको शुगर सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का शुगर सॉल्यूशन बनाना है जिसके लिए आपके पास लिमिटेड शुगर है पर अनलिमिटेड वाटर है, अनलिमिटेड वाटर है मतलब कई लीटर पानी आपके पास है पर शुगर कुछ ग्राम में है, तो और आपको एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन बता दी जाए इतनी कंसंट्रेशन का शुगर सॉल्यूशन बनाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ शुगर पे डिपेंड करेगी, वाटर पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि वाटर तो एक्सेस में है। ओके, शुगर जैसे कंज्यूम होगी वैसे रिएक्शन मतलब आपका जो प्रोडक्शन है वो पूरा हो जाएगा और आपकी रिएक्शन रुक जाएगी। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कोई चीज़ बहुत एक्सेस में होती है, इसका मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन में या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने में उसका कोई रोल नहीं होता है। इसलिए हम वैसे तो देखें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 आ रही है, 2 मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, 2 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, पर इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ और सिर्फ शुगर पे डिपेंड कर रही है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर का हुआ। तो ऐसे सिचुएशन के केसेस में हम इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपके NCERT में है, जिसमें हम एक ईस्टर का इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, CH3COO C2H5 प्लस H2O, एसिडिक मीडियम लगाया जैसे ही इसमें ये हो जाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH, ये हमारी रिएक्शन है। ओके, और इसमें आपको ये बताया गया है कि इनिशियली इसकी जो अमाउंट है मतलब T = 0 पे 0.0 मोलर दिया हुआ है और ये 10 मोल दिया हुआ है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन नहीं, ये नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में आपकी बुक में लिखा है, आप कंसंट्रेशन के टर्म में लिख सकते हो। तो ये क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। ओके, अब हमने ये कहा कि जब टाइम पूरा हो गया, रिएक्शन पूरी हो गई, मतलब द कंप्लीट ईस्टर इज़ हाइड्रोलाइज। ओके, इथाइल एसीटेट है ये पूरी तरीके से जब हाइड्रोलाइज हो जाता है तो अब इनिशियली तो 0.01 था, फाइनली क्या हुआ, ये 0 मोल हो गया। ओके, अब जब इसकी बात करते हैं वाटर की, तो वाटर क्योंकि ये पूरा का पूरा कन्वर्जन हुआ है, तो वाटर था इनिशियली 10.00 और इसमें से आपने 0. इसको माइनस कर दिया। ये समझ में आया आपको? क्योंकि 0.01 मोल का रिएक्टेंट जो था ये कन्वर्ट हुआ, तो जैसे आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 आएगा, यहाँ 9 आया, यहाँ 9 आया, इस तरीके से ये इसका कन्वर्जन आया, ठीक है। सॉरी 9.99 आया, यानी कि ये 9.99 मोल बचा। फिर ये 0.01 बनेगा, 0.01 बनेगा। तो अब इसको आप देखो, इन दोनों को देखिए अगर, तो 10 मोल और 9.99 मोल, नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करें तो, या मोलर कंसंट्रेशन से भी समझेंगे तो भी सेम चीज़ है। तो अगर आप इन दोनों को देखो तो देयर इज़ नो एनी चेंज, मीन्स ये नेग्लिजिबल डिफरेंस है, जो डिफरेंस आ रहा है वो नेग्लिजिबल है। इसका मतलब ये मान के चलते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वाटर की इट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, ये चेंज नहीं हुई है, जबकि ये पूरी तरह से कंज्यूम हो गया है ईस्टर। तो ऐसे सिचुएशन में इसका मतलब हुआ कि ये एक्सेस में है। तो दो तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लिख के दी जाएगी, या तो आपको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है एक्सेस। तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल प्रोसेस है वो वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्लियर हुआ? वाटर की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं कर रही है। ओके, इट मीन्स कि जब आप रेट एक्सप्रेशन बनाओगे तो रेट एक्सप्रेशन में वाटर का कोई रोल नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी गई 0.0 मोल है, नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, ईस्टर का 10 मोल दिया है वाटर का, ये 0 हो गया। अब हम बात करते हैं कि टाइम पूरा हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो ईस्टर पूरी तरह से 0 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ही अमाउंट आप 10 मोल से माइनस करोगे तो 9.99 आ रहा है, और ये 0.01 इधर, 0.01 इधर। ओके,
तो इस पूरे कन्वर्जन में आप देखो तो बाकी सब में तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेंगे, इसमें दिखेगा, इसमें दिखेगा, इसमें दिखेगा, पर आप वाटर को देखिए तो 10 मोल एंड 9.99 मोल लगभग बराबर हैं। इस चेंज को 9.99 मतलब कि 0.01 डिफरेंस को हम नेग्लिजिबल मानते हैं और ये मानते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द रिएक्शन। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी रिएक्शन में जो वाटर का रोल है वो रिएक्शन को कंप्लीट करने में तो है, यानी इस रिएक्शन की जो अगर हम मॉलिक्यूलैरिटी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी तो इसकी 2 होगी, पर इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ इसकी 1 होगी। क्यों 1 होगी? क्योंकि ये इसकी वाटर की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द रिएक्शन। ओके, इसलिए जब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो जनरल फॉर्मूला हमारा रेट का क्या होता है? रेट इज़ इक्वल टू के कांस्टेंट टर्म, इसको हम के डैश या के से लिख सकते हैं, के डैश। अगर हम जनरली लिखते हैं, जनरली इसका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? के डैश कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2O। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि कांस्टेंट है वाटर की कंसंट्रेशन, तो इसका ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, इनका मल्टीप्लिकेशन एक अनदर कांस्टेंट, इसको हमने के से लिखा, CH3 COO C2H5। ये हो गया हमारा रेट। ये ओवरऑल रेट आया जो कि हमारा क्या बता रहा है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्यों ही? क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी तो 2 है, मतलब दोनों तो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पर जब हम इसका एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म आ रहा है। ओके, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, जहाँ पर के क्या होगा? के इज इक्वल टू के डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ये हमारा के हो गया। क्लियर? तो ये तो हो गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। और ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे केन शुगर का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर करते हो, वो भी बुक में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो उसमें भी वाटर एक्सेस में होता है। जब भी कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में होगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने में इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जब मैंने लेक्चर लिया था तो मैंने आपको एक और बात उसमें बताई थी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ दैट कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डिपेंडिंग। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म वाटर का है इस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा। अब इसका एग्जांपल लेंगे जो आपके बुक में लिखा हुआ है, सीधे उस एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन हैज़ बीन स्टडीड by titrating the liberated acetic acid against sodium hydroxide. The concentration of the ester at different time is given below. ये टाइम है, ये concentration ester की दी गई है. Show that it follows a pseudo first order reaction as the concentration of water remain nearly constant 55 mole per liter during the course of the reaction. What is the value of K dash in this equation? तो इस पूरी की पूरी क्वेश्चन में आपको रेट ऑलरेडी नीचे दिया गया है और आपसे के डैश पूछा हुआ है और आपको ये प्रूव करना है कि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। क्लियर? अब देखिए इसका एग्जांपल सॉल्व करने का तरीका। हम क्योंकि इसमें ऑलरेडी बोला है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को फॉलो करेगा, तो उसकी हमने इक्वेशन लिखी, फॉर्मूला लिखा, के इज इक्वल 2.303/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल। ओके, तो अब ये के बता रहे हैं ये के है क्या? के डैश इंटू H2O, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर ये हमने पढ़ा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करके भी समझाया। उसके बाद उन्होंने 0 मिनट पे रिएक्शन को लिखा तो ऑलरेडी के 0 होगा क्योंकि रिएक्शन तो शुरू ही नहीं हुई है। फिर 30 मिनट की बात कर रहे हैं, 30 मिनट में आप T की जगह 30 रख रहे हो, इनिशियल C0 की जगह पे 0 मिनट पे जो कंसंट्रेशन थी वो आपने यहाँ रखी और C की जगह पे आपने 30 मिनट में जो कंसंट्रेशन थी वो रखी, उसको सॉल्व किया तो आया के की वैल्यू 2.004 × 10⁻³ सिमिलरली 60 मिनट पे जब आप रखोगे तो T की वैल्यू 60 हो जाएगी। कंसंट्रेशन इनिशियल आपका अगेन 0 मिनट वाला होगा और फाइनल कंसंट्रेशन आपका 60 मिनट वाला यानी 0.7538 होगा। इसकी वैल्यू निकाली 2.002 × 10⁻³। फिर 90 मिनट पे आ गए तो T की जगह 90 रखा, C0 की जगह अगेन 0 मिनट की वैल्यू रखी गई है और C की जगह पे फाइनल कंसंट्रेशन पे 90 मिनट की वैल्यू रखी गई है, तो ये वैल्यू आ गई 2.005 × 10⁻³ इस पूरी टेबल में हमारा मेन फोकस है के की वैल्यू, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगाया है के क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा होगा तो ये इस फॉर्मूले को भी फॉलो कर रहा होगा। तो देखिए ये तीनों की तीनों वैल्यू सेम आ रही है, तीनों वैल्यू एकदम लगभग बराबर आ रही है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये कांस्टेंट तीनों कांस्टेंट सेम आ रहा है। अगर तीनों कांस्टेंट डिफरेंट आता है इसका मतलब ये इक्वेशन फॉलो नहीं हो रही है। तीनों इक्वेशन तीनों फॉर्म के की वैल्यू सेम ये प्रूव कर रही है कि ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है और ये फॉर्मूला किसका है? फर्स्ट ऑर्डर का है। इसका मतलब हैंस प्रूव कि इट इज़ फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब आपसे सेकंड पार्ट पूछा गया के डैश निकालिए, तो इसमें से कोई भी एक के की वैल्यू उठा लेंगे। जैसे इन्होंने फर्स्ट वैल्यू के की उठाई है, के इज इक्वल टू ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है के इज इक्वल टू के डैश इंटू H2O, और H2O की कंसनट्रेशन आपको 55 मोल पर लीटर क्वेश्चन में दी गई है। के डैश की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, के डैश इंटू H2O इज इक्वल टू दिस, जो आपने यहाँ से उठाया। H2 की कंसनट्रेशन रखी, के डैश निकालना था तो H2 की कंसनट्रेशन को आपने इधर भेजा और इसको सॉल्व कर लिया। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये हो गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट और आपका एग्जाम्पल नंबर 4.9। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। नहीं क्लियर होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके शेयर करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए